साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे शानदार लाजवाब हैं, जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद और सभी की तैयारी एकदम अच्छी बढ़िया और शानदार चली हुई है। दोस्तों फटाफट से आएंगे, मुझे बताओ आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। और हर मंडे मेरा आप सभी से जो एक सवाल होता है कि क्या आप सभी ने रविवार और शनिवार को उतना रिवीजन किया जितना हमने इस बैच में शुरू से लेकर और फ्राइडे तक पढ़ा था। ये मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन रहता है, करिए इसका सही उत्तर। और सही बोलना है सबको, सच बोलना है, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों पे पर्दा डालेंगे तो कमियां सही नहीं होती हैं, वो सिर्फ छिपती हैं। अगर बताओगे, एक्सेप्ट करोगे तो एक दो बात मैं आपको बताऊंगा, कहूंगा, कम से कम उनके चलते तुम रिवीजन तो करोगे अगली बार। बट अगर झूठे खुश हो जाओगे, मुझसे झूठ बोल दोगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। जी भाई मोहम्मद शहबान भाई, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अच्छा गुड इवनिंग है, ठीक है ठीक है। एक दो साथी गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं, क्लास में लेते आ रहे हैं। तो कुछ साथियों ने रिवीजन किया है, बहुत सारे साथियों ने रिवीजन नहीं किया है। अच्छा हाँ, आज मैं आपकी क्लास ना बैठ कर लूँगा थोड़ा। कारण है, एक तो थोड़ी सी आज थकान ज़्यादा है, और दूसरा इसके बाद भी एक क्लास है, 10 बजे भी एक क्लास है। तो एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक इसके बाद लेनी है, फिर पूरे दिन की थोड़ी थकान भी है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम लगे बैठ के पढ़ाने से तो मुझे बता देना, मैं आपको खड़ा होकर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, बड़ा अच्छा, बढ़िया बात है, रिवीजन किया है। कुछ साथियों को टाइम नहीं मिला, बहुत सारे साथियों को टाइम नहीं मिला है, और टाइम ना मिलने के चलते वो रिवीजन नहीं कर पाए हैं। देखो मैं एक बात कहूँगा, फिर बस शुरू कर रहे हैं, कि मैं समझ सकता हूँ आपको टाइम नहीं मिलता होगा। हर बार मैं एक बात रिपीट भी करता हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तुम अपना काम धाम भी कराते हो घर वालों के साथ, खेती बाड़ी का काम भी संभलवा रहे हो, ऐसा नहीं है कि समय व्यर्थ करते हो। लेकिन मेरी एक बात को आप समझिए, कि जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा, वो जो पेपर का स्तर रखेगा या जो कंटेंट रखेगा, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि पवन को रिवाइजन करने का समय नहीं मिला तो इसलिए मैं कम कंटेंट पूछ लूँ या आसान सवाल पूछ लूँ, ऐसा नहीं सोचेगा। भाई उसको तो जो स्तर पे कंटेंट बनाना है, जितने सवाल डालने हैं उतने देगा वो। अब आपको उस स्तर पे जाने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो कि कैसे इस बात का समाधान आप दोनों एंगल से करते हो, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसका समाधान आज नहीं कर पाए ना, तो ये मान लीजिए कि ये एक ऐसी समस्या रहेगी जो बहुत पढ़ने के बाद भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और मैं आपको बताऊं, मैं तो इतना पीछे पड़ता हूं आपके रिवीजन के, बाकी 40-50% लोग सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं बहुत पढ़ने के बाद भी, क्योंकि वो नहीं याद कर पाते हैं। बाकी भाई आप जानो, देखो मैंने आपको बता दिया, बताने का काम है मेरा, मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं। चलिए आज चलते हैं हम मैग्नेटिज्म के 8वें लेक्चर में, और पिछली 7 क्लासेस में हमने मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से सीखा। आज कोशिश करते हैं कि ये खत्म हो जाए, बाकी थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो उसको हम कल की क्लास में निपटा लेंगे। बाकी मोस्ट टू मोस्ट आज ही आपका ओवर हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा बातचीत किए बगैर चीजों को समझने पे ध्यान देंगे। देखिए पहले इसमें हम पढ़ेंगे, और मैग्नेटिज्म में भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को जिसमें धारा और विद्युत का परस्पर संबंध है, यानी कि भाई करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में एक रिलेशन है। और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि आपके घर में जो विद्युत धारा आ रही है, उसका बंटवारा अलग अलग उपकरणों में कैसे हो रहा है, कितने तारों की मदद से हो रहा है, कितने वायर्स की मदद से हो रहा है, और उन वायर्स के रंगों का क्या मतलब है, हर एक वायर का क्या मतलब है। आपने देखा होगा कई बार कि जो बहुत सारे सॉकेट होते हैं वो 2 पिन होते हैं, यानी कि उनमें 2 पिन होती हैं, लेकिन जितने बड़े उपकरण होते हैं उनके सॉकेट हमेशा 3 पिन होते हैं। तो क्या कारण है इस बात का, 2 तार मिनिमम क्यों चाहिए हमें किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, और एक तीसरा तार फिर क्यों लगाया जाता है, इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। देखिए पहली लाइन है कि घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त होती है। द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू होम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेन पावर लाइन। ये बात बड़ी सिंपल है। मेन पावर लाइन का मतलब, ये मान लो आपके घर में जब हमने पीछे ट्रांसफार्मर सीखा तो हमने ये देखा था कि एक बड़े ट्रांसफार्मर के बाद एक गांव के बाहर या नगर में, शहर में एक मेन लाइन आ रही होती है, और आपने उसी में अपने तार जोड़े होते हैं घर के, और आपके घर के लिए सप्लाई यहीं से जा रही है। तो ये इस चीज को कह रहा है मेंस। मेंस का मतलब क्या होता है, मुख्य।
कि जहां से धारा मुख्यतः मिल रही है, मेनली जहां से करंट हमें मिल रहा है। तो ये लाइन बड़ी अच्छी है। ये तार घर तक विद्युत खंभे या भूमिगत केबल के द्वारा पहुंचते हैं। ये भी ठीक बात है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, मैं आपसे बड़ौदा हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। अगर आप यहाँ से क्लास लेने के बाद में हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाएं तो वाकई में आप उनको बड़ा मज़ेदार तरीके से पढ़ा देंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उनको तो व्यवहारिक चीज़ों के साथ पढ़ाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा। देखिए सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा जो घरेलू परिपथ में तार लगे होते हैं इनसे। देखिए मुख्यतः 3 तरह के तार आपके घर में लगते हैं। कभी आपने अपने घर की वायरिंग को ध्यान से देखा हो तो उसमें 3 रंगों के तार आपको नजर आएंगे। अब ये रंग बिरंगे तार क्यों बनाए जाते हैं? क्या इसलिए कि तारों का एक दूसरे को देख के मन लगा रहे, एक रंग बिरंगा माहौल बना रहे? अगर सारे काले बना दिए तो एक दूसरे को देख के परेशान हो जाएं। कोई नीला है, एक लाल है, एक हरा है, एक काला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए हर एक तार के रंग का एक मतलब होता है। मैं आपको मुख्यतः बताऊं कि घरों में 3 तरह के तार लगते हैं। कैसे लगते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर के किसी भी उपकरण को 2 या 3 तारों की जरूरत पड़ती है। बड़े उपकरणों को 2 तारों की जरूरत पड़ती है और छोटे उपकरणों को 2 तारों की और बड़े उपकरणों को 3 तारों की जरूरत पड़ती है। चलो मैं एक बड़ा उपकरण उठाता हूं 3 तारों वाला। मान लीजिए कि ये मेरे घर में एक उपकरण लगा हुआ है और इसको कितने तार चाहिए? 3 तार चाहिए। तो मैं एक तार तो लगाऊंगा इसमें रेड, यानी कि ये लाल वाला तार आ रहा होगा ऐसे करके। एक तार मैं इसमें लगाऊंगा ब्लैक, ये ब्लैक तार आ रहा होगा। और एक तार मैं इसमें लगाऊंगा ग्रीन, ये हरा वाला तार आ रहा होगा। अब देखो तीनों तारों का क्या काम है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं। देखिए ये एक बल्ब है, जैसे मुझे इस बल्ब को जलाना है तो मुझे 2 तारों की जरूरत पड़ेगी। एक तार में यहां से लेकर, ये मान लो मेरे पास एक शेल लगा हुआ है, शेल का कलर दूसरा लेते हैं। ये शेल मेरे पास पहले से लगा हुआ है, तो एक रेड वाला तार मैंने लिया और इसके एक सिरे से जोड़ा और बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया ऐसे करके। फिर मैंने एक दूसरा तार लिया और इसके एक सिरे से जोड़ा और बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। याद करो जब आप मोटर को घुमाया करते थे तो बिल्कुल यही काम किया करते थे भाई। बल्ब को छोटे वाले को जलाया करते थे तो उसके 2 टांगे जो निकले होते थे, जो पैर जो निकले होते थे, दोनों को एक एक सिरे से टच कराते थे। अगर वो छोटे पड़ जाएं तो दोनों में तार बांध लिया करते थे। तो मुख्यतः आप 2 तारों का इस्तेमाल करते हो एक बल्ब को जलाने में या किसी भी उपकरण को चलाने में। देखिए वो क्या करता है। मोहम्मद असगार भाई का स्क्रीनशॉट दे दो मुझे। कल बिहार दरोगा का एग्जाम देकर आया हूं और फिजिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन सही किए, थैंक्स, बहुत बढ़िया। तो इस बैच से आप सभी की डिमांड रहती है। रेलवे में तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, बाकी आप पूछते रहते हैं कि भैया क्या बिहार का या मान लीजिए किसी और स्टेट का एग्जाम कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल कवर हो जाएगा। असगार भाई इस बात का उदाहरण है। चलिए असगार भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं पेपर अच्छा होने के लिए। देखिए दोनों तार क्या करते हैं। जो तार विद्युत धारा को मुख्यतः लेकर जाता है, इस तार को हम कह रहे होते हैं लाइव वायर। जो तार विद्युत धारा को एक बैटरी से ले जाता है इसको हम लाइव वायर कहते हैं, या इसको हम पॉजिटिव वायर कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है। दूसरा तार, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल बल्ब में धारा बहा के छोड़ दोगे। धारा तब पूरी तरह से बल्ब को जलाएगी जब वो लौट के बैटरी तक आए। तो जो लौटाने के लिए जरूरत होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, यानी कि उदासीन तार। असल में उदासीन तार केवल एक परिपथ को पूरा करने का काम करता है, एक सर्किट को पूरा करने का काम करता है उदासीन तार। आई बात आपको समझ में? तो मुख्य धारा को जो ले जाएगा वो तो लाइव वायर होगा और जिससे आप लौटा कर लेकर आओगे वो उदासीन तार होगा। यानी इसमें एक तार मुख्य तार है और दूसरा तार आपका उदासीन तार है। ये दोनों तार आप समझ गए। इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे ऊपर वाले के में। पहले इन दोनों के पॉइंट पढ़िए। इसको आप लाइव वायर कहते हैं इंग्लिश में, जो मुख्य धारा को लेकर जा रहा है, यानी जो उपकरण के पास धारा ले जाकर छोड़ रहा है। और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विद्युत नम्य तार, लाइव वायर या विद्युत नम्य तार। पहली चीज, इसका रंग कैसा होगा? लाल रंग का होगा। यह बात आप याद रखेंगे। और इसे हम धनात्मक तार भी कहते हैं, इसी को हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। दूसरा वायर जो धारा को लेकर आता है यह काले रंग का तार होगा और इसे आप ऋणात्मक वायर भी कहते हो, इसे आप नेगेटिव वायर भी कहते हो। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा थ्योरी क्यों लिखवाते हो? देख मेरे भाई,
ये तो सीधे सीधे मैंने आपको दो सवाल बताया है। अब इसमें क्या बड़ी थ्योरी है, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि विद्युत नम्य तार और लाल रंग, तो आज तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना, तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि लाइव वायर का लाल रंग से क्या मतलब है। तो अगर आप इसको पूरा लिखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम छोटा लिखते हैं तो बहुत सारे साथी ये शिकायत करते हैं कि भाई आप छोटा छोटा क्यों लिखवाते हो, डेफिनेशन पूरी लिखवाओ। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, पूरी लिखने से कोई नुकसान नहीं है, छोटी लिखने से नुकसान है। छोटे में कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप पूरा लिख लोगे ना तो पूरे में कंफ्यूजन नहीं होगा। और वहां से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं अंडरलाइन कर ही देता हूं कि लाइव वायर से क्या सवाल आएगा कि ये लाल रंग का होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक तार भी कहते हैं। यहां भी देखिए जो बनने वाले सवाल हैं मैंने उन्हें कर दिया है अंडरलाइन। यहां आ जाओ भाई। जो उदासीन तार है, न्यूट्रल वायर हैं, ये काले रंग के होते हैं और इन्हें हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं, ऋणात्मक तार भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये 4 सवाल आपके तैयार हो गए हैं। अब आगे आ जाते हैं अर्थ वायर पर। देखो ये वाला जो वायर है हम क्यों लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं अगर किसी उपकरण को उसकी क्षमता से अधिक धारा आ गई। देखिए किसी उपकरण में उसकी क्षमता से अधिक धारा आने पर वो उसको फ्यूज कर देगी, वो उसको पिघला सकती है, क्योंकि बाकी धारा तो किस में बदलेगी, हीट में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी, वो हमने पीछे पढ़ा, या किसी तरह से उसको डैमेज कर सकती है। तो हम यहां पे एक ऐसा तार लगाते हैं कि अगर बहुत सारी धारा आ भी जाए तो वो इस तार के थ्रू कहां चली जाए, जमीन में चली जाए, ग्राउंड में चली जाए। अब तुम कहोगे भैया ग्राउंड में कैसे जा सकती है यार, जमीन में करंट नहीं लगेगा। ग्राउंड की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, करंट हमेशा आपको तब लगेगा जब उस चीज की धारण करने की क्षमता कम होगी धारा को। ग्राउंड की धारा को धारण करने की क्षमता इनफाइनाइट है, उसमें पता भी नहीं चलेगा धारा कहां चली गई, कोई करंट वरंट नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप ये कहोगे कि मान लो ज्यादा धारा आ भी गई तो क्या गारंटी है कि वो इसी तार के थ्रू जाएगी, इनके थ्रू क्यों नहीं चली जाएगी। ये अच्छी बात है, ये समझने की बात है। देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मान के चलिए एक जगह से पानी बह रहा है, ये मान लो ये फर्श है और फर्श पर पानी आपको बहाना है। तो मुझे ये बताइए कि पानी मान लो ऐसे चल रहा है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी रुकावट है, तो क्या पानी अपने आप ही रास्ता बदल के दूसरी जगह से नहीं निकल जाता? बिल्कुल निकल जाता है। यानी कि पानी ऑटोमेटिकली उस रास्ते को फॉलो करेगा जहां पर रुकावट कम से कम होगी, जहां पर ऑब्स्टिकल कम से कम होती है। ऐसे ही विद्युत धारा हमेशा उस रास्ते को पकड़ती है ऑटोमेटिकली जहां पर धारा कम से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं यहां से एक वायर ऐसे लगा दूं तो विद्युत धारा ना यहां जाएगी ही नहीं, बस वो अपने आप होके और यहां लौट आएगी। क्योंकि या तो आप ऐसे देखो कि विद्युत धारा को ऐसे जाना है ऐसे करके, या आप ऐसे देखो तो ये छोटा रास्ता ये है। तो हमेशा विद्युत धारा छोटे रास्ते को तय करती है, या यूं कहो कम प्रतिरोध वाले रास्ते को तय करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ को तय करती है। तो हम यहां पर जो तार लगाते हैं ना वो ऐसा लगाते हैं कि इसका एक तो रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, दूसरा अगर ये जमीन से जुड़ा है, अर्थ से जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इस रास्ते के लिए। तो अगर धारा आई और उसको लौट कर जाना हुआ तो वो हमेशा कहां से लौट के जाएगी, लो रेजिस्टेंस के रास्ते से लौट कर जाएगी, निम्न धारा के पाथ से, निम्न धारा के रास्ते से लौट कर जाएगी, और कहां चली जाएगी, जमीन में समा जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा वायर, जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर या भू संपर्क तार। और इनका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी एक बार सभी थम्स अप करके बताओ, ठीक है, मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई है। भरीश बाबू पानी पिला दो यार। आज थोड़ी थकान है बस, इसलिए बस बैठ के पढ़ा रहा हूं और कोई बात नहीं है। बाकी एक क्लास और भी अभी बाद में 10 से 11 भी एक क्लास चलेगी, थोड़ा लेट तक आज क्लास है। देखो ज्यादातर लोग ना अर्थिंग को अवॉइड करते हैं, बहुत सारे घरों में तो अर्थिंग होती ही नहीं है, लेकिन वो गलत चीज है। अर्थिंग जरूर होनी चाहिए। समझो ना कि ये अगर
ओवरलोड हुआ भी कोई परिपथ तो या तो परिपथ को हानि पहुंचेगी, आप हाथ लगाओगे आपको हानि पहुंचेगी, लेकिन अगर धारा उसमें ऑलरेडी ग्राउंड में चली गई तो किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। तो ये बड़ी प्रोटेक्टिव चीज है, बहुत आपको बचाती है। चलिए अब देखो, एक सवाल पूछा जाएगा, आपके घरों में ना दो अलग अलग तरह के परिपथ होते हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आपके घर में अगर बिजली फिटिंग हुई हो तो आपने दो तरह के प्लग लगे देखे होंगे। हरीश बाबू आपने अगर देखे हो, जो बोर्ड में प्लग लगा होता है छोटा सा जिसमें 3 पिन होती हैं, और एक थोड़ा नीचे प्लग लगाते हैं, वो बड़ा लगाया जाता है जिससे हम प्रेस चलाते हैं या जिससे हम हीटर चलाते हैं या जिससे हम बड़े उपकरण चलाते हैं। दो देखे होंगे आपने। अब एक बात बताओ कि हम हीटर जो है या प्रेस जो है उस छोटे वाले से क्यों नहीं चला लेते हैं जो बोर्ड में लगा होता है? कभी चला के देखना, वो परिपथ ही जल जाएगा। क्यों होता है? सुनो ऐसा, देखिए जो बोर्ड में ऊपर लगे होते हैं ना ये सॉकेट, ये जो छोटे छोटे सॉकेट लगे होते हैं यहां पर, या मान लो यहां लग गए, और इसमें 3 प्लग या 2 पिन होती हैं ऐसे ऐसे करके, और एक लगाया जाता है नीचे। इसमें हमेशा आप देखोगे 3 पिन होती हैं। बोलो यस और नो? नीचे वाले में हमेशा 3 पिन होती हैं। देखो यहां भी आप नजर मारोगे तो 3 पिन है। अब देखो छोटे में क्या है ना कि हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो 5 एम्पियर की सप्लाई दे रहे हैं बस, और जो आपके बड़े उपकरण हैं जैसे कि प्रेस है, हीटर है, वॉशिंग मशीन है, समरसिबल है, इन सबको 5 एम्पियर से ज्यादा सप्लाई चाहिए होती है। अब अगर तुमने यहां पर मान लो एक आयरन है, एक प्रेस है, और मान लो तुमने इसके दोनों तारों को यहां लगा भी दिया, तो क्या होगा? मान लो इसको चाहिए 10 एम्पियर, तो ये तो 10 एम्पियर की डिमांड करेगी और 10 एम्पियर धारा आएगी भी। अब ये ऐसी बात है, मान लो कि एक छोटा पाइप है और उसमें से ज्यादा पानी तुम बहा रहे हो, तो क्या होगा? पाइप फटेगा। तो भाई ऐसे ही 10 एम्पियर की धारा आएगी तो है, लेकिन ये इसको डैमेज कर सकती है। वहीं भाई यहां पर लगाओ ना, इस आयरन को लगा दो, इसकी डिमांड कितनी है? 10 एम्पियर, और ये परिपथ डिजाइन है 15 एम्पियर के लिए, तो इसमें खूब झमाझम 15 एम्पियर की धारा बहेगी। और आपके घरों में विद्युत उपकरण 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं होते हैं। तो दो तरह के हमारे यहाँ कनेक्शंस होते हैं, एक 5 एम्पियर पे होते हैं और एक 15 एम्पियर पे होते हैं। ये बात आप याद रखना, एग्जैक्टली सवाल यहीं से पूछा जाता है कि सामान्यतः घर में दो पृथक परिपथ होते हैं। 15 एम्पियर का परिपथ जिन पे मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, जिस पे हम उच्च शक्ति के उपकरण चलाते हैं, जैसे कि गीजर हो गया, कूलर हो गया, जिनकी मोटर वगैरह बड़ी होती हैं, और कुछ 5 एम्पियर के होते हैं। और 5 एम्पियर के परिपथ का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हम करते हैं छोटे उपकरणों को चलाने के लिए, जैसे कि बल्ब हो गया, पंखे हो गए, है ना, बल्ब हो गया, पंखे हो गए, ये सब हो गए। तो बड़े उपकरण के लिए 15 एम्पियर और छोटे उपकरणों के लिए 5 एम्पियर। एक बार हम सब करेंगे, हाँ जी क्लियर है? आजकल एग्जाम में वेल लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा, जितना हो सके जान झोंक दीजिए कंटेंट देने में। लइए भाई चाकूला चाकूला जल्दी, पहले जान झोंक दूं। अबे भाई यार, तुम यार उस आदमी से तो ये बात कह भी दो जिसका तुम्हें लग रहा हो, या पहली क्लास हो, दूसरी क्लास हो। भाई मेरे भाई, अब तो तुम्हारी क्लास कितनी सारी तो हो गई हैं, ये बात तो अब शायद तुम्हें खुद ही नहीं कहनी चाहिए। तुम ये कहो कि सर आजकल एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसा आप कंटेंट दे रहे हो ना उसी से क्वेश्चन बनेंगे। इतना डिटेल में क्या कहाँ मिलेगा बताओ? कोई ऐसा बैच नहीं जिसमें मैंने मैग्नेटिज्म को 8-8 क्लासेस में पूरा कराया हो। आप खुद देखो, खोद खोद के टॉपिक मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। बिल्कुल ना कोई कम टॉपिक ना कोई ज़्यादा टॉपिक मैं आपको करा रहा, एग्जैक्टली करा रहा हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी जान झुकवानी है कंटेंट देने में, तो फिर तुम मुझे बता दो कैसे कंटेंट देना है वो। मतलब मैं तो यार पहले दिन से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उचित कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी वो जान झोंकू कंटेंट के बारे में तुम बताओ कि वो कैसे दिया जा सकता है। क्यों हरीश बाबू, कैसे तुम्हें लगे कि मैंने जान झोंक दी? तुम बता दो अब मुझे। ठीक है भाई, चलो अब देखिए अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अर्थिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपने अपने घर में अर्थिंग की हो तो हरीश बाबू हम तो क्या कर देते हैं, एक तार को नल में जोड़ देते हैं या एक तार को सरिया में बांध कर उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये अर्थिंग होती है, लेकिन ये टेम्परेरी काम है। प्रॉपर काम कभी आपने देखा हो तो कभी बड़ी मूर्ति के आप पास गए हों तो आपने देखा होगा कि उस बड़ी मूर्ति में से या बड़ी बिल्डिंग में से ना एक उसकी एल्यूमिनियम की पत्ती या लोहे की पत्ती निकाल के ऊपर से और नीचे तक ला रहे होते हैं, ताकि कभी बहुत ज्यादा लोड पड़े भी तो वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाए। इस तरीके से हम करते हैं। तो भूसंपर्क तार घर के पास भूमि में गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। यह विशेषकर धातु आवरण वाले उपकरणों के लिए जरूरी है, जैसे इस्त्री, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। यानी जिनके ऊपर की जो कवरिंग है वो कंडक्टिव है, कुछ सुचालक है, जिनमें ऊपर की बॉडी में
करंट उतरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ताकि मान लो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर उसमें करंट उतरा तो वो तुरंत जमीन में चला जाएगा। सिर्फ इसकी इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए अब जरा एक बात बताएं, ये बात समझ में आ गई है? अगर हाँ तो फिर मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर ले चलूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सवाल आएगा उपकरणों का संयोजन। देखिए हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन है उपकरणों को जोड़ने के, एक श्रेणी संयोजन है और एक समांतर संयोजन है। अब सुनो कैसे, मैं एक बार देख लूं कि मैंने श्रेणी और समांतर को कैसे लिखा है। अच्छा ठीक है, देख लो, हम केवल यहां पे समांतर की बात करेंगे, बट मैं आपको श्रेणी समांतर दोनों बता रहा हूं। देखो हरीश बाबू, मान के चलो मेरे पास दो बल्ब हैं और मुझे एक बार उन्हें श्रेणी में जोड़ना है और एक बार समांतर में, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। अब देखो क्या फायदे क्या नुकसान, हालांकि शायद हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा है, एक बार बताना अगर पढ़ लिया हो आपने। तो मान लो मेरे पास ये दो बल्ब हैं, एक बार तो मैंने इन्हें समांतर में जोड़ा और बैटरी से पावर सप्लाई दे दी, और एक बार मैंने इन्हें जोड़ा श्रेणी में। जरा एक बार बताओगे कि मैंने श्रेणी और समांतर में जोड़ने के फायदे और नुकसान डिस्कस कर लिए हैं या नहीं? तब तक मैं करता रहता हूं डिस्कस, फिर आप मुझे बता देना ये कर लिया है कि नहीं हमने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीरीज और पैरेलल के समय पर ही ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। मेरे घर वाले बोल रहे हैं पॉलिटेक्निक कर ले, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ 22 एज है मेरी। देख भाई अमन, अगर तुम पॉलिटेक्निक शिद्दत से करने जाओगे ना तो तुम्हें ना मिले पूरे दिन में आधा घंटे का भी समय। पॉलिटेक्निक अपने आप में जूनियर इंजीनियरिंग का विषय है और उसमें 9 से 5 तक की क्लास चलती है किसी भी कॉलेज में। अगर पढ़ने वाले स्कूल में चले गए आप और नकल धकल वाले में चले जाओ तो उसका तो बाद में भी कोई फायदा नहीं है। आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन में चित कर देगा आपको एग्जामिनर। अगर आप चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पॉलिटेक्निक के दम पे, तो भैया बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा, बहुत गहराई में घुसना पड़ेगा। 9 से 5 क्लास रहेंगे, घर आके पढ़ोगे, 10 बजे ऐसी नींद आएगी कि सुबह 7 से पहले नींद नहीं खुलेगी भैया तेरी। और कहीं भी रहेगा तो 7 से 9 तेरे को कॉलेज जाने में लग जाएंगे नहा धो के अपना। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो बिल्कुल भूल जा। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मेरे साथ यही होता था यार। मैंने बीटेक की ना, तो 9 से 5 कॉलेज और 5 के बाद 6 साढ़े 6 आने में फिर वही चाय वाय नाश्ता वास्ता, और रात 10 बजे तक तो ऐसे नींद आने लगती थी ना कि तुम ना भी सो तो भी सो ही जाओगे, किताब पे मूड रख ही जाएगा। तो भैया ये दो चीजें संभव नहीं है। कर लिया है ना हमने, ठीक है, कर लिया है तो चलो फट। अब जब तुमने कर ही लिया है तो मैं सीधा सीधा फटाक से डिस्कस कर लेता हूं। देखिए अगर सीरीज में जोड़ोगे तो वही दिक्कत है कि अगर एक उपकरण में पावर सप्लाई कटी तो सभी में कट जाएगी, एक का कटा तो सबका कट जाएगा। लेकिन पैरेलल में एक का कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इसका कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पावर सप्लाई कंटिन्यूस जाती रहेगी। तो हम घर में किस तरह के कनेक्शन प्रेफर करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। बस ये सवाल वहां भी हमने पढ़ लिया था, फिर से रिपीट कर लो कि घरों में उपकरणों को कैसे जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में पैरेलल में। फायदा क्या होता है कि समान वोल्टता मिलती रहती है, प्रत्येक उपकरण का अपना अलग ऑन ऑफ होता है। ऑन ऑफ का मतलब अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो उसको ऑफ करके छोड़ दो, उसे बदलने तक बाकी उपकरण बढ़िया से चलते रहेंगे। ठीक है लाला, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा फ्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, फ्यूज हमने टॉपिक कर लिया है तो उस पर ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। अब देखो दो मुद्दे और डिस्कस करूंगा मैं। फ्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया है, दो मुद्दे और डिस्कस करूंगा मैं। एक है शॉर्ट सर्किटिंग और एक है ओवरलोडिंग। देखिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर, या आप कहिए लाइव और न्यूट्रल वायर, या उदासीन और विद्युत नम्य तार, जब दोनों एक साथ टच हो जाते हैं। हरीश बाबू कभी दो तार टच करा के देखें किसी उपकरण के, तो कैसे चटर चटर करते हैं वो? क्यों करते हैं बताओ? वो आवाज क्यों आती है और चिंगारी क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर इतनी तेज करंट बनता है कि आसपास की जो हवा है ना वो आयनाइज हो जाती है, आयनित हो जाती है। भैया ये तो सर के ऊपर से गया, जाना भी था क्योंकि केमिस्ट्री की बात है। आप इतना मान लो कि वो चटर पटर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वहां पे करंट बहुत बढ़ जाता है। और दो तारों को मिलाने से जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा हीट में कन्वर्ट होगा और उस तार को पिघला देगा। आपने देखा भी होगा कि वहां आग लग जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि आग लग गई शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। वो इसीलिए लगती है क्योंकि जब बहुत करंट बढ़ जाता है और तार में वो जा नहीं पा रहा आगे, तो किस में बदलेगा? हीट में बदलेगा। तो सारी की सारी धारा किस में बदल जाती है? ऊष्मा में बदल जाती है और आग लग जाती है। ठीक है, तो जब आप लाइव और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। सवाल क्या आएगा बताइए? शॉर्ट सर्किटिंग क्या है?
पहला मुद्दा, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कि धारा का मान बहुत अचानक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लाइव और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। अब भैया यहां से दो सवाल हैं। जो लाला कह रहा था कि भैया जी आप इतना क्यों लिखवाते हो, अब मुझे बता दे कि इसमें से क्या काट दूं मैं। चलो मैं जब को काट दूंगा, और सीधे संपर्क, चलो मैं इसको काट सकता हूं, इसको काट दूंगा, इसको काट दूंगा। नहीं, इसको तो करना पड़ेगा यार, बहुत अधिक बढ़त। चलो चलो मैंने काट दिया, अब इसको पढ़ के देखना। लाइव और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क, धारा अचानक बहुत अधिक बढ़। ये कैसी बात लग रही है यार? ऐसे नहीं लग रहा जैसे दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। तो इतना तो आपको यार काकी के हैं हूं है तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई शॉर्ट सर्किटिंग की। इसको हमने कह दिया शॉर्ट सर्किटिंग। कारण क्या है? तारों का विद्युत रोधन खराब हो जाना या उपकरणों में दोष हो जाना। अगर वायर की ऊपर की जो कवरिंग है, आपने देखा होगा कॉपर के तार पे ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है जिसपे रंग होता है। भाई तार तो अंदर वाला होता है ना हरीश बाबू, तार क्या होता है? तार तो उसके अंदर होता है ना, ऊपर तो प्लास्टिक चढ़ी होती है उस पर जिसपे कलर होते हैं। तो वो जब खराब हो जाती है, वो कमजोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं आपस में, तो तार क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात समझ आ गई। एक अगला मुद्दा आता है ओवरलोडिंग, अति भारण। भैया बंद करा गए यार, ये किसने आतंक मचा रखा है? ये तो पूरा है, मान लेगी गेम भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे मौत के मैदान में ही हो। बंद कर दो यार इनसे। चलिए, ओवरलोडिंग क्या होती है? देखिए, अति भारण क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब है कि जब किसी भी सर्किट में, मान लो ये एक सर्किट है और मैंने इसको डिजाइन तो किया, मान लो ये सर्किट हो गया, ये डिजाइन है 5 एम्पियर के लिए। हम क्या कलाकारी करते हैं कि इसमें एक, आजकल तो ऐसे छोटे छोटे सर्किट आते हैं, इसमें मान लो मैंने एक जोड़ दिया एक्सटेंशन वायर। एक्सटेंशन वायर में क्या होते हैं? और बहुत सारे प्लग बने होते हैं, है ना, और हम 5 एम्पियर पे जोड़े जा रहे हैं, झमाझम 10-12 उपकरण जोड़ दिए, बैठ गई टोटल धारा 10 एम्पियर। ये ले भैया, अब भाई 10 एम्पियर जब इन सब से जाएगी तो वो आएगी तो यहीं से, और ये बेचारा कुल 5 एम्पियर का है, तो इसको बोलते हो ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग से भी क्या होगा? वही समस्या, ज्यादा हीट, जब वो ज्यादा करंट पास कराएगा तो भाई करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। 5 एम्पियर तक की हीट को वो सहन कर सकता था, लेकिन भाई साहब दुगनी हीट को सहन नहीं कर सकता, तो क्या होगा? वो डेफिनेटली पिघल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, पिघल के आग लग जाती है, इसको बोलते हैं हम ओवरलोडिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई करण बाबू, बिल्कुल। तो ओवरलोडिंग कब होती है? ओवरलोडिंग होती है वोल्टेज के अचानक बढ़ जाने से, एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण जोड़ने से, तारों का विद्युत रोधन खराब होने से या उपकरणों में डिफेक्ट होने से ओवरलोडिंग बढ़ जाती है। अब तुम कहोगे विद्युत रोधन खराब होने से कैसी बढ़ जाएगी? देखिए, जब विद्युत रोधन खराब हो गया, मतलब जो इनके ऊपर की इंसुलेशन है वो खराब हो गई, तो वायर आपस में टच होंगे, टच होने से शॉर्ट सर्किटिंग होगी, शॉर्ट सर्किटिंग होने से करंट बहुत तेज बढ़ेगा, तो ये भी तो ओवरलोडिंग है। तो शॉर्ट सर्किटिंग भी एक कारण है ओवरलोडिंग का, वही ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है सर, मैं अपने नोट्स अपने हाथ से बना रहा हूं, क्या ये सही है? वैसे तो सुरेंद्र बाबू मुझे ऐसा लगता है सभी लोग हाथ से ही बना रहे होंगे नोट्स। तो बाकी अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं जो है मतलब मैं जो है लिख के बना रहा हूँ या पीडीएफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, तब ठीक है, वो तो हाथ से ही बनाने चाहिए। तो वैसे तो यार सभी देखो हाथ से ही बनाते हैं, बट अच्छी बात है, नोट्स आप खुद से बना रहे हैं, ये बढ़िया बात है। तो मालिक बताइए, ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गए? बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं आज हमने, मैं फटाफट आपको रिवाइज कराऊंगा। एएलपी टेक्नीशियन के लिए अलग से बैच नहीं लेना होगा आपको, बस सीबीटी 2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है उसको पढ़ लेना एएलपी के लिए, बाकी तो सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। चलिए कुछ कुछ सवालों के उत्तर करके बता दो मुझे फटाफट। अब देखो, आज मैं पता है ऐसे लिख के लाया हूं कि वो सवाल एनसीईआरटी की कौन सी बुक में है, कौन सी क्लास की में, और रेलवे ने कहां पूछा है। तो ये सवाल एनसीईआरटी क्लास 10th में भी है और आरआरबी एलपी 2018 में भी आया। क्या कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत नम्य तार यानी लाइव वायर के लिए किस रंग के विद्युत रोधी आवरण का उपयोग किया जाता है? तो भाई लाल रंग तो ऐसे मानो कि बिल्कुल खतरे का निशान है, एकदम गर्म तार है, और गर्म तार कौन होगा? जो विद्युत धारा को ले जाके छोड़ेगा। रेड कलर तो खतरनाक वायर है, तो इसका उत्तर तो तुम बिल्कुल पटक पटक के कर दोगे रेड। ये लो भैया, अगला सवाल बता दो। अब देखो, ये एनसीईआरटी क्लास 10th में भी है और एनटीपीसी ने 2021 में भी पूछा सवाल। क्या सवाल है? मैं मुंडी हटा लूंगा कि हमारे देश में, अच्छा हमारा देश भारत ही है, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया उसने।
कहीं कोई गड़बड़ झाला आदमी समझ ले, मान लो कोई नेपाली क्लास ले रहा हो तो फिर वो सोचेगा यार हमारे देश में कुछ और होती है, लेकिन नेपाल में भी उतनी होती है, भूटान में भी उतनी होती है, मोस्टली एशिया में इतनी होती है। हमारे देश में विद्युत नम्य तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है हमारे देश में एक विद्युत नम्य तार में और एक उदासीन तार में? बताइए कितने का डिफरेंस होता है। मतलब बेसिकली हमारे घरों में कितने वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है? ये होता है महाराज, ठीक बात है, 220। कितने पे होता है? 220 वोल्टेज पर होता है। यानी कि अगर आप एक बल्ब किसी शेल से लगाएंगे तो यहां पर ये मान लो इसको देगा 220 और इसको देगा 0 वोल्ट, नेगेटिव टर्मिनल से 0 वोल्टेज होता है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बनेगा? 220 और 0 में डिफरेंस कितना हुआ? 220 का। तो कितना हमारे घरों में 220 वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एनसीईआरटी क्लास 10 आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है। सर आज आप बदले बदले लग रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, मैं सीधा जो है मधुशाला से आ रहा हूँ, मैं इसलिए बदला लग रहा हूँ, हल्का नशे में लग रहा हूँ ना। वह तुम भी यार बदला लग रहे हो हैं, क्या हो गया मेरा ऐसे जो मैं बदला लग रहा हूँ? अच्छा बैठ के क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इसलिए आपको लग रहा होगा, बाकी बदला नहीं। हरीश बाबू एक जाम पिलाओ, मतलब पानी पिलाओ यार। अब जब बदलने की बात ही आ गई है तो फिर बदनाम तो वैसे भी हो गए, तो क्यों ना पानी में भी शराब ढूंढ के पी जाए। अबे देख लो बे, ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हो कि पानी है यार। वैसे तो आजकल ये जरूरी नहीं है कि वाइट कलर है तो पानी होगा। क्योंकि मसाला वाइट कलर में भी आता है ना, कई सारी बोतल्स आती हैं। चलिए, तो कुछ साथी बी की तरफ हैं और कुछ साथी जो है हमारे ए की तरफ हैं। ठीक है, देख लेते हैं। घरेलू परिपथ में, अबे तुम जो ए वाले हो यार, तुम तो महान कलाकार आदमी हो। मुझे लगा, मैंने तो सवाल नहीं पढ़ा था, मुझे लगा चलो हल्का फुल्का कोई कंफ्यूजन वाला सवाल होगा। अबे ये तो क्रिस्टल क्लियर सवाल है यार। ए देखो, अमन यादव ने सी उत्तर कर दिया मिश्रित क्रम में। अमन यादव का उत्तर क्या है? मिश्रित क्रम में। अमन यादव, उसमें मिश्री मिलाई जाती है क्या जो मिश्रित क्रम में होगा? या तुम्हें क्या लग रहा है कि जो तार जोड़ने वाला आता होगा उसके जैसे मन में आती होगी वैसे जोड़ता होगा? ए बाबू, मिश्रित क्रम का क्या मतलब होगा? मतलब वो कोई उसमें मिश्री और खोआ डाल के उसको कढ़ाई में भूनता है, या जैसा उसका मन करा बस उसने वैसे जोड़ दिया? क्यों भाई? अरे यार तुम बड़े कलाकार हो। ये लो साहब मिश्रित क्रम में। क्या कोई ढंग का उत्तर कर लेता यार। चलो, अरे भैया वो पार्श्व क्रम में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए ताकि सभी को अलग सप्लाई मिले, एक में वोल्टेज कट ऑफ हो तो बाकी सभी में ना हो, तो आप कहोगे जी पार्श्व क्रम में होते हैं। अगला सवाल बता दो कि लघुपथन जो है शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए जी। शॉर्ट सर्किटिंग के समय विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तो धारा बहुत, और देखो मजे की बात, ये एनसीईआरटी का सवाल है। किसने पूछा है? आरआरबी जेई ने। तो भाई जो रेलवे है ना, वो पूरा एनसीईआरटी की जड़ से सवाल पूछती है। और इस बार मेरे भी कंटेंट में आप देख रहे होंगे, मैं भी एनसीईआरटी की जड़ के भी नीचे जा रहा हूं। तो एनसीईआरटी की एक एक, मेरा अब की बार कंटेंट ऐसा नहीं है जो मेरे पास पहले कंटेंट बना हुआ था मैं उसको पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं। मैंने इस बार कंटेंट फ्रेश बनाया है। बैठता हूं, थ्योरी पढ़ता हूं, उसकी थ्योरी से जो सवाल बन सकते हैं उनको यहां अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी एग्जाम के लिए बैठ जाना आप रेलवे में, कोई एक सिंगल सवाल कहीं से नहीं बचेगा। तो आप कहोगे कि धारा बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, और वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है, अचानक से बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल बताओ। भू संपर्क तार अर्थ वायर का मुख्य कार्य क्या है? उपकरण को अधिक वोल्टेज देना, धारा की लीकेज होने पर, लीकेज का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह कुछ भी होने पर, यानी धारा का मान बढ़ जाने पर, होने पर विद्युत आघात से बचाना, या परिपथ को पूरा करना, या फ्यूज की तरह कार्य करना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, बताइए। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो बी इसका एकदम अच्छा उत्तर होगा कि अगर करंट की लीकेज हो रही है, लीकेज का मतलब या तो बढ़ रहा है या वो कहीं से शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आपको शॉक लगने से बचाएगा
क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ जा चुकी होगी, ग्राउंड में जा चुकी होगी, पूरी अर्थ हो चुकी होगी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब बताइए अगला सवाल, अतिभारण क्या है, ओवरलोडिंग क्या होती है। यार हल्का सा गुनगुना पानी पिलाओ। बताइए भाई, अतिभारण क्या होता है, ओवरलोडिंग का प्रमुख कारण क्या है। और ये एनसीईआरटी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखिए आपको दिखेगा, एनसीईआरटी की बुक का सवाल है और आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है। तो ओवरलोडिंग कब होती है, जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण जोड़ दोगे, आपूर्ति वोल्टता का अचानक बढ़ जाना, तारों का विद्युत रोधन खराब हो जाना, या उपरोक्त सभी। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो सारे के सारे ही इसकी वजह होंगी। अगर आप एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण जोड़ देंगे तब भी पावर सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपूर्ति वोल्टता को अचानक बढ़ा दोगे तब भी पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तारों का विद्युत रोधन खराब कर दोगे तब भी पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। करंट बहुत ज़्यादा हर केस में ही बढ़ेगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल बताएंगे, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब आप सभी डायरेक्ट इसका उत्तर बताइए कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और एनसीईआरटी क्लास 10th का है, आरआरबी एलपी 2024 की परीक्षा का सवाल है। बताइए, सवाल कह रहा है आपसे, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के जूल तापन प्रभाव पर। जूल तापन प्रभाव का मतलब है ऊष्मीय प्रभाव। तो अगर आपको याद हो, सदियों पुरानी एक कहानी अब आई है याद पुरानी। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर एक कार्य करता है, जिसको किसने दिया, जूल साहब ने दिया। भैया एलईडी बंद हो जाएगी कुछ देर में, उसको कुछ कर लो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अगला सवाल अब देखो। अच्छा ठीक है, यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत घरेलू परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट अलग पढ़ा था हमने, लेकिन घरेलू परिपथ जो घरों में इस्तेमाल परिपथ होते हैं, तो आपको मुख्य मुख्य बातें इसमें ये याद रखनी है कि भैया 3 तरह के तार होते हैं, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, ग्राउंड वायर है। लाइव का रंग लाल है, ग्राउंड का रंग हरा है, और उसका रंग कैसा है, लाल हो गया, हरा हो गया और काला हो गया। ये 3 कलर हो गए। उसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन सा वायर क्या काम करता है, ग्राउंड वायर क्या काम करता है। उसके अलावा आपको याद रखना होगा कि घरों में 5 एम्पियर 15 एम्पियर 2 तरह के फ्यूज होते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है, और फ्यूज वगैरह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, या जो घरों में उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको एक गहराई से बाहर निकालूं तो लाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व। और आपको याद हो तो हमने चुंबकत्व को 4 तरीके से पढ़ने की बात की थी। हमने सबसे पहले कहा था कि यार पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमने कहा कि एक नेचुरल मैग्नेट होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था। एक चुंबक धारा की वजह से प्रोड्यूस होती है, और आज तक अभी तक हम उसी को पढ़ते हुए आ रहे थे और यही हमने सीखा। आज हमारा ये मुद्दा ओवर हो चुका है कि धारा की वजह से कैसे चुंबक बनती है, और मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में है ही ये, केवल ही आपके सिलेबस में ये है। अब चौथे तरह की एक और मैग्नेट है हमारी, जिसको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा था, और हमने कहा था उसको कृत्रिम चुंबक, कि कैसे कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। तो अगर आपको ये पूरा क्लियर हो, इससे बनने वाला हर एक पॉइंट क्लियर हो, बिल्कुल गहराई में गए हैं यार हम इसकी में, मतलब आपके स्तर पे ना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। एक एक शब्द, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन हमने ढूंढ ढूंढ के पढ़ा और किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें, आदेश दें, तो मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट पर आपको ले चलूं, कृत्रिम चुंबक पर आपको ले चलूं। क्या मुझे आज्ञा है कृत्रिम चुंबक पे चलने की? और आर्टिफिशियल वायर के बारे में हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस करें और फिर हम
इस टॉपिक को कंप्लीट करें, फिर ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने कहा आज कुछ पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत 10-1 मिनट का कल रह जाएगा, उसको कल कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी आज्ञा पाकर। अब मैं आपका सेवक आगे बढ़ता हूं, और ये रहा कृत्रिम चुंबक यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसा कि नाम से दिख रहा है कि वे चुंबक हैं जो प्राकृतिक चुंबकों की तरह स्वयं नहीं मिलते, जबकि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। सवाल आता है कि बताइए कौन से पदार्थ की आप एक आर्टिफिशियल चुंबक बना सकते हो। तो मालिक, लोहे की बना सकते हो, निकल की बना सकते हो, कोबाल्ट की बना सकते हो। इसके अलावा भी कुछ पदार्थ हैं। देखिए, आप एक ट्रिक याद रखो, सबसे अच्छा रहेगा। अलनीको, अलनीको, अल का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम छूट गया है। निकल आ गया, निकल आ गया। कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट भी आ गया। लोहा आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम आ गया। इसके अलावा स्टील यानी कि इस्पात, स्टील की भी आप चुंबक बना सकते हो। तो टोटली आप 5 पदार्थों की चुंबक बना सकते हो। कौन कौन सी? लोहे की बना सकते हो, निकल की बना सकते हो, कोबाल्ट की बना सकते हो, एल्यूमिनियम की बना सकते हो, स्टील की बना सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी पदार्थ की चुंबक नहीं बना सकते। अगर आप चाहें कि मैं तांबे की चुंबक बना लूं, अगर आप कहें कि मैं कांसे की चुंबक बना लूं, या आप कहें कि मैं जस्ता की चुंबक बना लूं, यानी कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब की आप चुंबक नहीं बना सकते हो। ना कभी आप तांबे को देखना चिपका के वो कभी चुंबक से चिपकता भी नहीं है। तो चुंबक उन्हीं की बन सकती है जो चुंबक से चिपकते हैं। अब देखिए ये बनती कैसे है। हालांकि जब हम पढ़ रहे थे सोलेनॉइड वाला टॉपिक, परिनालिका वाला टॉपिक, तो एक बार आप मुझे बताइएगा कि वहां पर हमने सीखा था, कल करवा देना। अभी क्या करोगे, 10 मिनट तो है यार, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, बहुत सारा सिलेबस है लाला। तो अभी क्या करोगे 10 मिनट, कहाँ जाओगे, कर क्या लोगे 10 मिनट में? मेरी भी अगली क्लास तक मैं खाम बैठूंगा ही तो टाइम पास करूंगा। पढ़ लो यार 10 मिनट। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि वो आगे समझ में नहीं आएगा, सेपरेट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए, जब एक सोलेनॉइड में अगर आप एक करंट फ्लो कराते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं, तो धारा प्रवाहित कराने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिज्म। और मान लो आप एक सॉफ्ट आयरन लेकर आए, आपने इसको इसमें डाला और कुछ देर के बाद बाहर निकाल लिया, तो अब ये सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट बन चुका होता है, एक चुंबक बन चुका होता है। और इस तरह से बनी हुई चुंबक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी कि इस तरह से बनी हुई चुंबक को हम लोगों ने विद्युत चुंबक कहा था, क्योंकि ये वो चुंबक थी जो हमें विद्युत की मदद से प्राप्त हुई। आपने अपने स्कूल में चुंबक देखी हो, हरीश बाबू, कभी चुंबक देखी है आपने? एक सिरा उसका नीला होता है, एक सिरा लाल होता है, और जो लोहे का बार होता है, बार का मतलब ऐसे करके दंड की फॉर्म में होती है। कभी आपने देखी हो? नहीं देखी हो तो मैं चलो दिखाई देता हूं। ये लो, देखो। अबे भाई, इसमें ये जुगाड़ भी है भाई, वाह। स्पेस कहां से मिलेगा भाई, वाह। बार, लेकिन ये तो अब इसको नहीं पकड़ रहा यार। चलो कीबोर्ड ही उठा लेते हैं, यहां से आएगा कीबोर्ड फिर मेरे हिसाब से। हरीश बाबू, इसमें कीबोर्ड नहीं आ रहा यार, क्यों भाई? ये तो बार को ही सर्च करके रह गया यार। बार मैग्नेट, लेकिन सर्च बहुत टॉप कर रहा है भाई, 1 नंबर। लो हरीश बाबू देखो, ये चुंबक देखिए कभी? कभी नहीं देखिए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये खूब स्कूलों में होती है, प्रैक्टिकल्स में होती है। तो ये चुंबक जो बनाई जाती है बेसिकली ऐसे ही बनाई जाती है। और अगर मैं आपको बिल्कुल विशुद्ध तरीके से बताऊं, थोड़ी सी कलाकारी करके, तो ये लो, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया, और ये लो, आ जाओ, बनाते हैं एक चुंबक। अब मैं उसको यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। क्यों हरीश बाबू, हो जाएगी ना डेस्कटॉप से? और इसको थोड़ा सा लार्ज आइकन में कर लो, ये लो, आजा भाई। तो आप बस इसको ऐसे ही करोगे कि इस मैग्नेट को ले जाओगे, इसके अंदर रखोगे कुछ देर, जब बाहर निकालोगे तो ये एक मैग्नेट बन चुकी होगी। इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। अबे सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा सामान होता है भाई, ये सब वाले, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूलों की लैबों में सबसे ज़्यादा सामान होता है, क्योंकि सरकार दे रही होती है। प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट स्कूलों में, जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं, फिर देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, हमारे तुम्हारे क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना,
ना वो प्राइवेट ही होते हैं ना वो सरकारी ही होते हैं, वो तो और अधमरे होते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं। हाँ हाँ, मतलब एक या तो तुम पढ़ो फिर ऐसे प्राइवेट स्कूल में जहाँ की फीस बहुत तगड़ी है, टीचर्स की सैलरी है 50-50 हज़ार, तो वहाँ पे आपको फिजिक्स का टॉप टीचर मिलेगा, मैथ्स का टॉप टीचर मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की फीस, मैं भी उसी पृष्ठभूमि से हूँ, गाँव वाली से तुम भी हो, तुम्हारे यहाँ प्राइवेट का मतलब क्या है, 700-800 रुपये फीस, और वहाँ पे जो टीचर मिलेगा उसकी सैलरी होगी 15-17 हज़ार। तो वो ना तो पढ़ाना ही पूरा जानता है, अब वो सब गड़बड़ झाला कर देगा। अब ना वहाँ की लैबों में तुम्हें कुछ मिलेगा, वहाँ की लैब में तुम्हें कोई उपकरण नहीं मिलेंगे, सिवाय क्या मिल जाएगा, फीता मिल जाएगा, गिना चुना एक आधा वर्नियर कैलिपर ले आएंगे, वो भी एक, वो भी 20 बच्चों में एक रहेगा, उसमें से 19 बच्चे अपना कहीं बैठ के गपशप कर रहे होंगे, एक मास्टर के पास खड़ा होकर सीख रहा होगा, उस मास्टर को खुद वर्नियर कैलिपर चलाना नहीं आता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर सरकारी को इस मामले में देखोगे तो कम से कम ये संतुष्टि तो रहती है कि यार सरकारी में मास्टर जी पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चा अपना ट्यूशन व्यूशन से कर लेता है। मैं भी ऐसे ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं सरकारी से पढ़ा, 4-6 दिन में स्कूल गया, मैं हालत समझ गया कि यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा, अपना ट्यूशन व्यूशन से पढ़ लो। लेकिन मेरे साथ के जो प्राइवेट में जाया करते थे सबके सब फेल हुए, इसलिए फेल हुए क्योंकि उनको लगता था कि प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है, लेकिन असल में वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। वो मास्टर जी जो हैं प्राइवेट के, वो बेचारे, देखो मैं खैर किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टीचिंग प्रोफेशन में बाई चॉइस 10% लोग आते हैं, बाकी 90% लोग टीचर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की हुई होती है वो उसमें सफल नहीं हुए। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं, इसलिए 90% लोग टीचर बन जाते हैं। बाकी एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग उनमें से उन चीजों को सीख सीख के आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाते हैं, खुद को बहुत अच्छे स्तर पे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे स्तर पे नहीं ले जा पाते हैं। और वो बच्चा अगर खड़ा हुआ कुछ पूछ ले तो उसको इतना चटिया देते हैं गांव में तो कि वो दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं करता है। अगर मास्टर को लग गया कि बच्चा मेरे से ज़्यादा जानता है और क्लास में मेरी थोड़ी बेइज्जती कर देगा, गांव के स्कूलों में ऐसे ही होता है जो प्राइवेट स्कूल है, तो खड़ा करके उसको इतना चटिया देगा मास्टर जी कि वो बेचारा बच्चा कुछ पूछ ही नहीं पाता है। तो वहाँ की हालत थोड़ी सी ज़्यादा खराब है। चलिए खैर आ जाओ, जो साथी कह रहे थे कि मैं तो जी गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट में होता है ये सामान। अब ये होती है आपकी एक परमानेंट मैग्नेट। अब देखो ये परमानेंट क्यों बन गई, क्योंकि देखिए ये है एक इस तरह की मैग्नेट बनी सोलेनॉइड कि करंट देते रहोगे, अगर करंट देते रहोगे तो ये मैग्नेटिज्म बना रहेगा, करंट हटा लोगे तो मैग्नेटिज्म हट जाएगा। लेकिन यहां पे क्या सीन है, यहां पर अब तो ये मैग्नेट बन गई, तुम यहां करंट हटा लोगे तो इसका मैग्नेटिज्म हटेगा, इसका मैग्नेटिज्म नहीं हटेगा, ये चुंबक की चुंबक ही बनी रहेगी। ठीक है जी। चलिए तो मालिक ये हो गई आपकी एक परमानेंट मैग्नेट कह दीजिए, या इसी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी डालेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट को। तो मैंने बता दिया कि कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब एक बच्चा ये ना कहना भैया इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते हो, उसी से समझ में भी आएगा भाई। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे की सलाख, लोहे की सलाख का मतलब जो मैंने आपको पीछे दिखाया है उसी को ये लोहे की सलाख कह रहा है, को एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक के संपर्क में घर्षण करके या विद्युत चुंबकीय विधि में धारा प्रवाहित करके चुंबकीकृत किया जा सकता है। तो या तो आप इस चुंबक को किसी दूसरे चुंबक से घिसो या आप इसको किसी परिनालिका में डाल दो, ठीक है, किसी सोलेनॉइड में डाल दो, ये क्या बन जाएगी आपकी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगी। इस प्रक्रिया से लोहे के अंदर एक सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और लोहे का टुकड़ा एक चुंबक बन जाता है। ये थोड़ी सी बवाल बात है। ये क्या बवाल है, सुनिए। ये कह रहा है कि ये टुकड़ा जो है एक परिनालिका में डालने से पहले लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं था। मजेदार बात है, ये लोहे का टुकड़ा है, ये अभी चुंबक नहीं है, एक परिनालिका में मैंने डाल दिया, ये एक चुंबक बन गया। क्यों हुआ ऐसा? देखिए होता क्या है कि किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में होने चाहिए। बेसिकली किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। तो हम कहेंगे इनका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब एक ही दिशा, वो ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम इसको यहां ले जाओगे तो इसको एक ऐसे मान लो कि फोर्स मिलेगा। फोर्स का मतलब जैसे मान लो मैंने यहां पे रिबन बांध रखे हैं छत पे, कोई रिबन ऐसे है, कोई रिबन वैसे है, लेकिन अगर हरीश बाबू मैं यहां से एक पंखा चला दूं तो सारे के सारे रिबन इधर उड़ेंगे, सबकी दिशा एक ही हो जाएगी। तो जब इन पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगता है यहां अंदर ले जाने पे, तो इन सब की दिशा एक हो जाती है। यानी कि देखो ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी घूम के ऐसे हो जाएगा, सब एक ही दिशा में आ जाते हैं। और एक ही दिशा में आने के कारण ही इनमें चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। तो अगर किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है,
तो वो मटेरियल एक चुंबक बन जाएगा। अब ऐसा केवल अल्निको यानी कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, स्टील और आयरन में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता, इसलिए इन्हीं पदार्थों की मैग्नेट बनाई जाती है। ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया से लोहे के अंदर एक सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन, इस शब्द को याद रखेंगे, सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक डोमेन सेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। तो सवाल ये भी आएगा कि चुंबक को चुंबक बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो आप कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डोमेन। और मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाना। तो फटाफट हम सब करेंगे जी, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां हम आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, कृत्रिम चुंबक होती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल होती है, कहां कहां हम इसको देखते हैं। उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने हर एक चुंबक के लिए पढ़ी थी, तो एक बार सब पे नजर मार के आना। स्ट्रेट लाइन की वजह से आपको याद हो, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी, गोल तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी, सोलोनॉइड परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी। तो एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी, स्पेशली हमने जो चुंबक पढ़ी है पीछे, उसकी वजह से भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पुरानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पे पीछे नजर मार के आना। यहां पे थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, और यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से यानी कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से एक सवाल जरूर आता है। ठीक है भैया, तो यहां तक की क्लास मुझे आशा है कि आपने खूब इंजॉय की होगी। बाकी अब इस चैप्टर में लगभग 20 मिनट का डिस्कशन बस बचा हुआ है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और कल हम एक नए पार्ट की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने देखे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं रेलवे के एंगल से, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, उनको बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं ना, उनमें इतने से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, यानी जो अब तक समय आपको लगा है इतने से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो हरीश बाबू मुझे आप ये बता सकते हो कौन से नंबर की क्लास है? आप लोग बता सकते हो क्या कि ये कौन से नंबर की क्लास है, या फिर मुझे पीडीएफ देखनी पड़ेगी? रेल फाउंडेशन, तो रेल फाउंडेशन बैच में जो सैटरडे को क्लास डली है, अच्छा इस पे नंबर नहीं डला हुआ है। छियालीसवीं क्लास है? अबे भाई 8वीं नहीं बे, टोटल बताओ, टोटल सारी मिला के, ऑप्टिक्स मिला के, इलेक्ट्रिसिटी मिला के, मैग्नेटिज्म मिला के, सारी क्लास मिला के 46वीं क्लास है क्या? 46वीं क्लास है? हाँ मेरे हिसाब से तो होगी, 45-46 क्लास हमने कर ली क्या? हाँ मेरे हिसाब से आज ये 47वीं क्लास है, अगर मैं सही हूं तो ये 47th क्लास है। और ये मान लो कि लगभग लगभग हमें, अंदाजा बता रहा हूं मैं, पीछे मत पड़ जाना मेरे, जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको कवर करने में लगभग लगभग 50 क्लास के आसपास और लगेंगी। यानी कि अब तकरीबन मानो 1.5 महीने का समय, तो 1.5 से पौने 2 महीने में आप साइंस को ऐसी कर चुके होगे, स्पेशली फिजिक्स को, कि कहीं भी खड़े हो जाना किसी भी एग्जाम के लिए रेलवे स्तर के, भाई साहब क्वेश्चन यूं होंगे, यूं टक्क से। ठीक है, चलिए अब पीछे मत पड़ जाना, 50 में 55 भी हो सकती हैं, कहीं 50 क्लास होते हंगामा करने शुरू कर दो, मैंने जस्ट एक अंदाजा आपको दिया है। चलिए भैया, तो ये बात हो गई हमारी किसको लेके दोस्त, ये बात हो गई है हमारी पूरी आज के मैग्नेटिज्म को लेके, और कल मैग्नेटिज्म के बाद में हम एक नए चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।